हेलो डियर। एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो वीडियोज़ हैं ये क्लास की तरह देखने के लिए नहीं है। जब आप 3-4 बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, उसके बाद भी ना निकले, तो ये वीडियोज़ आपने देखनी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी सच दैट, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इंटीजर हो। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई ये जो 70 फैक्टोरियल है, इसके अंदर 5 कितने हैं। ठीक है, और 5 एक प्राइम नंबर है, जैसा कि मैंने कंसेप्ट लेक्चर में बताया। तो जब यहाँ पर एक प्राइम नंबर होगा, तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये देख लोगे कि भाई 70 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने हैं। और फिर p की मैक्सिमम वैल्यू वही हो सकती है जितने 70 फैक्टोरियल के अंदर 5 है, उतनी ही हो सकती है। ठीक है, तो भाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे 14, रिमाइंडर की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, 5 से 14 पर जाएगा। फिर 5 दूनी 10, और उसके बाद ये भाग नहीं होगा, तो यानी कि 14 + 2 16। तो 70 फैक्टोरियल के अंदर टोटल 16 5 हैं। तो 70 फैक्टोरियल जब हम सोल्व करते हैं, तो उसके अंदर जो 5 है, अगर वो 16 टाइम आता है, तो नीचे 5 की मैक्सिमम पावर 16 ही कर पाएंगे, तभी सब कुछ कैंसिल होएगा। 17 नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर पावर कर दी 17, तो उस केस में क्या होएगा, ऊपर 16 5 है, 16 5 तो कट जाएंगे, नीचे एक 5 कट जाए, 5 बच जाएगा। और ये जो चीज़ है ये इंटीजर नहीं बनेगी, ये फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए 16। और अब यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 200 फैक्टोरियल को, ताकि हम 49 से डिवाइड कर पाएँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्राइम नंबर ना होके एक कंपोजिट नंबर है, तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर बना किस चीज़ से है। तो भाई ये कंपोजिट नंबर बना है 7 × 7, 2 7 को मिलाकर एक बार 49 बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई 200 फैक्टोरियल के अंदर 7 कितनी बार आता है, उसी वजह से देखेंगे जो आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया है। तो 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 7 चौके 28, तो 28 और 4 कुल मिलाकर 32 बार 7 आया है। 32 बार 7 आया है 200 फैक्टोरियल के अंदर। मतलब ऊपर हमारे पास 32 बार 7 पड़ा है। तो हम 49 रेज टू पावर कितनी से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, हमारे यहाँ पर 7 पड़े हैं बहुत सारे, 32 बार, तो 2 बार 7 मिलाकर एक बार 49 बनता है। तो कुल मिलाकर 2 7 उठाकर एक बार 49 बनता है। तो 32 में से अगर हम 2 2 उठाने लगेंगे, तो केवल 16 बार ऐसा कर पाएंगे, केवल 16 बार हम 49 बना पाएंगे। तो 49 की पावर 16 करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला। अगर 16 से कम करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है 49 जो है वो 16 बार पड़ा है। लेकिन 16 बार से ज़्यादा पावर करोगे, 17 पावर कर दी, तो ऊपर सिर्फ 16 बार पड़ा है, तो 16 बार तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे एक 49 एक्स्ट्रा बच जाएगा। और फिर क्या होएगा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, संपूर्ण मान यानी कि पूर्णांक नहीं आएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 16। p इज द हाइएस्ट पावर ऑफ 27 विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 80 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एग्जामिनर, 80 फैक्टोरियल को 27 की जो मैक्सिमम पावर डिवाइड करती है, p मैक्सिमम पावर, p वो है 27 की जो मैक्सिमम पावर डिवाइड करती है। मतलब 80 फैक्टोरियल के अंदर जितने 27 हैं, p उतनी है। अगर 80 फैक्टोरियल के अंदर 10 27 होंगे, तो p की वैल्यू 10 है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। और अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ q, कि q की मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले p निकाल लें एक बार, फिर आगे की स्टेटमेंट को देखेंगे। तो निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पर जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, और जैसा कि आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया है, जब ये कंपोजिट नंबर हो तो इसको तोड़कर ये देख लिया करो कि ये बना किस किस चीज़ से है। तो 27 बना है 3 बार 3 लेने से। तो भाई अब हमें देखना पड़ेगा कि 3 कितनी बार आता है 80 के अंदर। तो 3 से जाएगा 26 पर, 3 से फिर ये जाएगा 3 8 24, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 8, रिमाइंडर की तरफ ध्यान नहीं देना। तो टोटल कितने 3 हो गए 80 फैक्टोरियल में, 80 फैक्टोरियल में हो गए 36 बार 3 आता है। तो ऊपर जो चीज़ है उसके अंदर 36 बार 3 आता है, और 3 बार 3 मिलाकर एक 27 बनता है, 3 बार 3 मिलाकर एक 27 बनता है। तो इसका मतलब ऊपर 36 बार 3 है, तो उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 से पता है क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बार 3, तो इस 3 3 के कितने ग्रुप बनेंगे ये देख रहा हूँ। ये 3 3 के जो ग्रुप हैं वो 12 ग्रुप बन जाएंगे।
और 3 का एक ग्रुप 27 बना देता है। तो कुल मिलाकर 12 बार ऊपर 27 है, ऊपर जो 27 है 80 फैक्टोरियल के अंदर, वो ऐसे करके 12 बार है। तो 27 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है कि सबको कैंसिल कर दे, तो वो 12 हो सकती है। तो भाई P की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि P जो थी वो 27 की मैक्सिमम पावर थी, जो कि 80 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड करती है। ठीक है भाई, तो अब P की वैल्यू 12 आ गई है, तो अब Q की वैल्यू निकालते हैं इन कंडीशंस के तहत। तो देखो भाई, जो P है उसकी वैल्यू आ चुकी है 12, और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है आपको, एग्जामिनर ने बोला है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Q, कि Q की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इफ Q इज ग्रेटर देन P, Q अगर P से बड़ा है, मतलब Q जो है वो 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा कोई नंबर है, तो भाई 12 से बड़े बहुत सारे नंबर हैं, 13, 14, 15, 16, बहुत सारे बड़े हैं, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है कि 12 से बड़ा हो उसकी मिनिमम वैल्यू। तो वो नंबर तो भाई एक ही है, नंबर क्या है, 13। और यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि भाई 12.1 ये भी तो 12 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू 12.1 क्यों नहीं होगी, 12.01 क्यों नहीं होगी, तो क्योंकि Q इज ग्रेटर देन P एंड बोथ आर इंटीजर्स, Q और P दोनों इंटीजर्स हैं, इसीलिए सबसे पहले 13 को ऑप्शन मिलेगा। तो 12 से बड़ा और सबसे मिनिमम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन 120 फैक्टोरियल। तो हमारे सामने है जी 120 फैक्टोरियल। अगर हम 120 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब एग्जामिनर ने पूछा है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके आगे कई सारी जीरोस तो आएंगे ही, और यहाँ पर एक डिजिट आएगा जो नॉन जीरो होगा, वो मुझे पता नहीं क्या होगा, मैंने 8 ले लिया। वैसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद ये जो जीरोज आई हैं ये कितनी आएंगी। तो देखो, इस डिजिट के बाद जो भी जीरोज आती हैं वो 10 के कारण आती हैं। तो और 10 किस चीज़ के कारण बनता है, 10 बनता है 2 और 5 के प्रोडक्ट से। तो मतलब हमें ये देखना है कि ये जो 120 फैक्टोरियल है इसके अंदर 10 कितनी बार आता है, 10 की मैक्सिमम कितनी पावर आती है इसके अंदर। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जब मैंने कंसेप्ट लेक्चर में कराया आपको, तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर आपने ये देखना है 10 कितनी बार आया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। और एक और चीज़ बताई थी कि जो चीज़ छोटी होती है कभी भी उसकी कमी नहीं पड़ती है, कमी पड़ती है जो चीज़ बड़ी होती है उसकी, क्योंकि जो चीज़ बड़ी होती है वो क्या है, वो कम मिलती है, हर एक 5 के बाद मिल रही है, और जो 2 है वो हर एक 2 के बाद मिल रहा है, तो हमें 5 की काफ़ी कमी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या देखते हैं कि भाई ये जो 120 फैक्टोरियल है उसके अंदर 5 कितना है, क्योंकि उतने 2 हमें मिल जाएंगे, और उतने 2 मिलते ही उतने 10 मिल जाएंगे, मतलब कि जितने भी इसके अंदर 5 होंगे उतने 10 हम बना पाएंगे, उतनी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके एंड में उतनी ही जीरो होंगी जितने इसके अंदर 5 होंगे, क्योंकि जितने इसके अंदर 5 होंगे उतने 2 तो हमें मिल ही जाएंगे, और जितने 5 जितने 2 उतने ही हमें 10 मिल जाएंगे, और जितने 10 उतनी ही जीरो हो जाएंगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 120 के अंदर 5 कितने हैं। तो भाई 24 पर जाएगा, ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 चौके 20, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, 5 से छोटा हो गया, तो 24 और 4 28, कुल मिलाकर 120 के अंदर 28 5 है। तो भाई आप सिर्फ 28 जीरो बना पाओगे। ठीक है, 2 जो हैं, 2 तो 120 के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, देखो 60 2 तो यहीं पर मिल गए, 5 सिर्फ 28 मिले हैं, तो सिर्फ 28 जीरो बन पाएंगी, क्योंकि 0 5 और 2 को मिलाकर बनती है। ये जो नंबर है ये किस चीज़ से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 25। तो सबसे पहले बच जाएगा जी 3 की पावर 0, क्योंकि 25 के 25 3 आपने बाहर ले लिए, यहाँ पर एक भी 3 ना बचा। यहाँ पर बच जाएगी 3 की पावर 1, यहाँ पर बच जाएगी 3 की पावर 2, और यहाँ पर बच जाएगी 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 25 हमने बाहर निकाल ली। तो देखते हैं अब इस नंबर का क्या बनता है। तो ये हो गया जी 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, और ये हो गया 27। तो भाई 9 और 1 10, 27 और 3 40, तो 10 और 40, 27 और 3 30, सॉरी मैंने जोड़ दिया मन में पहले ही, तो 30 और 10 40।
तो भाई ये जो नंबर है ये बन गया 40 इंटू 3 की पावर 25। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है। तो भाई हमारे सामने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन रखी है, मतलब कि इस नंबर का ऑपरेशन करके रखा है हमने। अब देख लेते हैं कौन सा नंबर इसके अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया 11। तो क्या इस नंबर के अंदर 11 है? देखो यहाँ पर तो सारे 3 हैं और यहाँ पर 11 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, 11 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इस नंबर के अंदर 11 नहीं है। तो फिर देखते हैं इस नंबर के अंदर क्या है। जब आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हो तो देखो ये जो 30 है ये बनता है 3 और 10 से, और इस नंबर के अंदर 10 भी अवेलेबल है। देखो 40 के अंदर 10 और यहाँ पर 3 भी अवेलेबल है। मतलब जब आप इसको 30 से डिवाइड करोगे तो ये 30 से डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 0 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। I multiplied a natural number by 18 and another by 21 and added the product। तो मान लो जो नेचुरल नंबर थे वो एक तो a था पहला नेचुरल नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर b था। तो जब उसने 18 से मल्टीप्लाई किया a को तो आ गया 18a, फिर उसने b को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया भाई 21b, और उसने इन दोनों को जोड़ दिया। अब वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम। तो इनका जो सम है वो क्या हो सकता है। देखो भाई मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि पहले ये जो नेचुरल नंबर था ये क्या था और ये जो दूसरा नेचुरल नंबर था ये क्या था, ये भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि 18 इंटू ए जो कुछ भी हो, ये जो चीज़ है ये 3 से डिविजिबल होगी। 3 से, बिकॉज 3 से के 18, क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है। और ये जो 21 है ये भी 3 से डिविजिबल होगा, है ना, 3 7 21। तो ये जो दूसरा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स को जोड़ा गया है जो 3 से डिविजिबल हैं, तो फाइनली जो नंबर बनेगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मतलब इनका सम जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात की गारंटी है कि वो 3 से डिविजिबल होगा। और इसी कारण एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि इनका सम क्या है, उसने पूछा है इनका सम क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सम। उसके भी इतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो उसे भी पता है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। तो हम ऑप्शन में से वो नंबर चूज करेंगे जो 3 से डिविजिबल है। तो आपको कैसे पता चलता है कि नंबर 3 से डिविजिबल है? आपको पता चलता है उसके डिजिट्स का सम करके। तो भाई 2 और 7 9, ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर वो नंबर हो सकता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और कई फॉर्म में लिख सकता हूँ। और बाकी वाले नंबर वो नहीं हो सकते बिकॉज ये 3 से डिविजिबल ही नहीं है। क्लियर है? द 6 डिजिट नंबर एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि भाई 33 का मल्टीपल है, मतलब कि 33 से डिवाइड होता है। तो भाई 33 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 11 और 3, बिकॉज 33 11 और 3 से बनता है, इन दोनों से डिवाइड होना। तो ये जो नंबर है 1a b 8 b a, ये जो है ये 33 से डिवाइड होता है, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड होता है 11 से भी। तो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करेगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी। तो 11 का रूल बाद में देखते हैं, एक बार 3 का रूल चेक कर लेते हैं, वो इजी है। तो जहां पर भी मुझे सम 3 से डिविजिबल मिलेगा मैं उसको काट दूंगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो भाई स्टार्टिंग में 1 है फिर 8 है, तो 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है, काट दो। फिर हमारे पास बचा क्या? 2 तो ए बचे हैं और 2 बी बचे हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि नंबर 33 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो मतलब ये जो सम आया है 2a प्लस 2b, यानी कि 2 कॉमन ले लिया a प्लस b, ये पक्का 3 से डिविजिबल है, पक्का 3 से डिविजिबल है। तो देखो भाई ये जो 2 है ये तो 3 से डिविजिबल है नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 नहीं है, मतलब कि a प्लस बी 3 से डिविजिबल होएगा। अब 2 के अलावा तो यही बचा है इस नंबर के अंदर, मतलब a प्लस बी जो है वो 3 से डिविजिबल है, होना पड़ेगा उसको। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। निम्नलिखित में से a प्लस बी का संभावित मान कि पॉसिबली क्या हो सकता है, ये उसने पूछा है। क्योंकि उसे भी पता है हम एग्जैक्टली इनका सम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन वो ऐसा देगा जो 3 से डिविजिबल होगा। 9 जो है वो a प्लस बी का सम हो सकता है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई
लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट इंटीजर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। तो एक नंबर है जो एक 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, उसके एंड के 2 डिजिट से एक नंबर बनता है, वो नंबर 6 से डिविजिबल है। यानी कि बी सी इन 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 6 से डिविजिबल है। और 6 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना। यानी कि बी और सी से जो नंबर बनता है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यानी कि ये जो सी है ये एक इवन नंबर होगा, तभी तो ये 2 से डिविजिबल होगा ना। और यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है द ओरिजिनल इंटीजर इटसेल्फ विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई। तो ये जो पूरा इंटीजर है, ये जो पूरा नंबर है ए बी सी, ये पक्का किससे डिविजिबल होगा। देखो भाई, हमें ये पता है कि बी और सी से बनने वाला नंबर 6 से डिविजिबल है, यानी कि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है। मतलब कि बी और सी का जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ये नहीं पता ना ये ए क्या है, पता ही नहीं। तो भाई पूरे नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमें ये जरूर पता है कि ये जो सी जो है ये इवन है। क्यों? क्योंकि बी और सी से बनने वाला नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अगर सी इवन है तो भाई ए बी सी, ए की कुछ भी वैल्यू हो, ये पूरा नंबर तो इवन होएगा ही होएगा। क्योंकि नंबर इवन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब ए बी सी जो है उसकी गारंटी है कि वो 2 से डिविजिबल होएगा ही होएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। When 335 is added to 5A7, तो जब भाई 335 को इसमें जोड़ा गया, आंसर आया है 8B2। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो 8B2 है ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है भाई, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब कि इसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। चलो ठीक है, 8 और 2 का सम क्या है, 8 और 2 का सम है 10। तो अब तीनों का सम 3 से डिविजिबल है, तो इस बी का वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई बी की वैल्यू 2 हो सकती है ताकि 10 और 2 12 बने और 3 से डिविजिबल हो। और बी की वैल्यू 5 भी हो सकती है ताकि 10 और 5 15 बने। 2 में 3 जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, बिकॉज 3 से डिविजिबल चाहिए ना। तो इसकी वैल्यू 8 भी हो सकती है बी की वैल्यू, ताकि 18 बने और डिविजिबल हो जाए। और अब इन्होंने क्या बोला एग्जामिनर ने, अब एग्जामिनर ये बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ये जो ए है इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो भाई अभी निकालते हैं। 7 और 5 12, हासिल आ गई 1, यहाँ पर 2 लिख दिया, हासिल आ गई 1। तो 3 और 1 4। अब 4 में मैं क्या जोड़ूंगा, 4 में मैं जोड़ूंगा ए और वैल्यू आ जाएगी बी की। और उसके बाद कोई हासिल आ रही है क्या, 4 में कुछ जोड़ने के बाद हासिल आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि 5 और 3 8, सीधा सीधा 8 है, मतलब कुछ कैरी भी नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई बी की जो वैल्यूज हैं, बी की जो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, उनमें से मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू लूंगा 8। क्यों लूंगा बड़ी से बड़ी वैल्यू, ताकि मुझे ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ताकि 3 और 1 4, इस 4 में 4 जोड़ने पर 8 आएगा, तो ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। और अगर यहीं पर देखो, अब इसी को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पहुंचा दो इस इक्वेशन को, अगर यहीं पर एग्जामिनर 9 दे देता तो आपको क्या पता लग जाता, तो आपको पता लग जाता कि भाई 5 और 3 8, और यहाँ पर तो है 9, मतलब कि पीछे से कैरी आया होगा। और अगर पीछे से कैरी आया है तो ऊपर ये जो 3 और 1 4 है, इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू ऐड हुई होगी, ऐसी वैल्यू ऐड हुई होगी कि भी कैरी हासिल बनी है। तो देखो अब ध्यान से, तो उस वक्त अब मैं बी की क्या वैल्यू रखूँ कि ए की मैक्सिमम वैल्यू आए। तो उस वक्त जो मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पर अब मैं वैल्यू रखूँगा 2 बी की। क्यों? ताकि ये 12 बन जाए, 12। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 में 8 जोड़ूंगा, 4 में 8 जोड़ूंगा, 8 और 4 12, एक हासिल हो जाएगी, 5 और 3 8 और 1 9। तो उस वक्त अगर आगे 9 होता, मैं कैरी मतलब ऐसा क्वेश्चन बना देता कि एक कैरी हो रहा है, तो ए की लार्जेस्ट वैल्यू 8 आ जाती। इसके बारे में सोचो जरा एक बार। ए 2 डिजिट नंबर से ए बी, तो भाई एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी ए बी ए बी, उसको 3 बार ऐसे लिखा गया है। और अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, तो आप क्या कह सकते हैं। तो अगर 11 से डिविजिबल है तो एक बार ऐसे कर लेते हैं, ए यानी कि 3a, बी 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 यानी कि 3b। तो हमें पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल होता है, यानी कि 3a
-3b, इनका जो डिफरेंस है क्या आएगा 3 इंटू ए माइनस बी। ये गारंटी से 11 का मल्टीपल है, क्यों? क्योंकि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो भाई अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है ये पूरा नंबर, तो 3 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो जो भी चीज़ 11 से डिविजिबल होगी वो यही होगी ए माइनस बी वाली, क्योंकि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 11। इफ ए नंबर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 22, अगर कोई नंबर 22 से डिविजिबल है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 22 इंटू के, 22 से डिविजिबल है भाई, 22 इंटू के ऐसे लिख सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डेफिनेटली डिवाइड्स एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? एन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 22 इंटू 22 इंटू के स्क्वायर। तो भाई ये जो एन स्क्वायर है ये पक्का किससे डिविजिबल होगा? तो भाई चेक कर लो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 8, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं? नहीं होता। देखो 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, मेरे को कैसे दिखा कि यहाँ पर देखो 11 इंटू 2 है, यहाँ पर 11 इंटू 2 है, तो 8 के अंदर होते हैं 3 2, तो ऊपर सिर्फ 2 2 हैं, तो देखते ही पता चल गया 11 से डिवाइड नहीं होता है। अदरवाइज आप करके देख सकते हो। देन 42 से डिवाइड होता है कि नहीं? नहीं होता। कैसे दिखा? मुझे पता है 42 के अंदर एक 7 होता है, 7 छिक्के 42, और ऊपर कोई 7 नज़र आ ही नहीं रहा। देखो ऊपर कोई 7 है ही नहीं, तो कैसे डिवाइड होगा? देन क्या ये 44 से डिवाइड होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। देखो 22 दूनी 44, 2 से 11, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो कौन सा नंबर इसका फैक्टर है? तो भाई हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n की फॉर्म में हो और n हो जी ओड, तो इस चीज़ का एक फैक्टर होता है x माइनस वाई। जब n ओड है तो 1 रख के आप देख लेते हो, तो मतलब कि ये जो चीज़ है इसका एक फैक्टर क्या है? 23 माइनस 11 यानी कि 12। ये 12 से पक्का डिविजिबल है, मतलब 12 इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर आप गारंटी से पता क्या बोल सकते हो कि ये 12 से डिविजिबल है, और जो भी चीज़ें 12 की फैक्टर है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगी, ये 4 से भी डिविजिबल होगी, 3 से भी होगी, 2 से भी होगी। जो भी चीज़ें 12 की फैक्टर है उनसे डिविजिबल होगी। लेकिन जो 12 के मल्टीपल हैं 24, उनकी कोई गारंटी नहीं है भाई, ठीक है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा जिसके बारे में हम गारंटी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नन। वट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये भी मैंने बताई है कंसेप्ट लेक्चर में कि जब एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो और n हो इवन, तो ये जो एक्सप्रेशन है गारंटी है कि ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इस नंबर से पक्का डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में है, तो ये किससे डिविजिबल होगी? 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 5, यानी कि 7 और 5 12 इंटू 2, ये एक्सप्रेशन 24 से पक्का डिविजिबल है। और जो चीज़ 24 से डिविजिबल है वो 4 से तो डिवाइड होएगी ही होएगी, है ना, बिकॉज 24 के अंदर ही आ जाता है 4, 4 छिके 24। तो भाई 4 से ये चीज़ डिविजिबल है और इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। व्हाट इज द रिमाइंडर जब ये चीज़ 42 से डिवाइड करें? तो ये चीज़ पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको कराया है कि इस टाइप की जो एक्सप्रेशन है वो पक्का डिविजिबल होती है किससे? 17 प्लस 11 इंटू 17 माइनस 11 से। तो 17 प्लस 11 आ गया 28, 17 माइनस 11 आ गया 6। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 28 इंटू 6 इस नंबर से पक्का डिवाइड होती है। और आपको एक बात बताऊं, इस नंबर के अंदर 42 भी शामिल है। कैसे? करके देखो, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 3 दूनी 6, मतलब इस नंबर के अंदर 42 है, ऊपर वाले नंबर के अंदर। जब इस नंबर से ये चीज़ डिवाइड हो रही है और इस नंबर के अंदर ही 42 है, 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 4 इज इक्वल टू ये वाला नंबर आएगा। तो मतलब ये चीज़ 42 से भी डिविजिबल है, तो मतलब 42 से डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर देगी? डिविजिबल है तो रिमाइंडर देगी 0। 17 रेज टू पावर 2n माइनस 11 रेज टू पावर 2n, जहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगी? देखो भाई 17 की पावर 2n है, यानी कि इवन है। 2 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो इवन पक्का होगा। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मेट में है
कि x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, जहाँ पर n इवन है, ठीक है, जहाँ पर ये ऊपर वाली पावर इवन है, और जब भी ऊपर वाली पावर इवन होती है तो ये वाली एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इससे डिविजिबल होती है। तो ये किससे डिविजिबल है पक्का? 17 माइनस 11 6 इंटू 17 प्लस 11 28। ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है ये 6 इंटू 28 इससे पक्का डिविजिबल है, मतलब ये 28 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो इस फॉर्म में हो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर n 5 रेज टू पावर 4n माइनस 4 रेज टू पावर 4n इज डिविजिबल बाई फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो ध्यान से सुनिएगा। 5 की पावर 4 को आप ऐसे लिख पाते हो, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। जो ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल अच्छे से सर्ड्स वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है कि ऊपर मैं 2n छोड़ना चाह रहा था ताकि मेरे को पता लग जाए कि नंबर इवन है, ताकि जो पावर है वो इवन है। तो देखो, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 2n माइनस 16 की पावर 2n। तो ये जो नंबर है ये इस फॉर्म में आ गया, x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, जहाँ पर n जो है वो इवन है। तो ये पक्का किससे डिविजिबल होगा? ये पक्का डिविजिबल होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से, मतलब कि 25 प्लस 16 जो कि हो गया 41, और 25 माइनस 16 जो कि हो गया 9, मतलब 41 इंटू 9 से ये जो एक्सप्रेशन है ये पक्का डिविजिबल होगी। और 41 इंटू 9 देखो 9 से भी होगी, 41 से भी होगी, और 41 इंटू 9 ही बनाता है 369, यानी कि 369 से भी होगी, मतलब कि ये डिविजिबल होएगा ऑल ऑफ दी अबव से। तो भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा किससे डिविजिबल होगी ये हमने बताना है। तो देखो ऐसी एक्सप्रेशन मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर में करा चुका हूं, और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, 3 बार ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तीनों बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन हो x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, और जिसके अंदर n हो ओड, तो ये चीज़ पक्का डिविजिबल होती है x माइनस वाई से। तो यहाँ पर इस 6 को एक बार अलग छोड़ दो और एक बार सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पर वही फॉर्म है x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n, और n जो है वो 15 है यानी कि ओड है। तो ये चीज़ पक्का डिविजिबल होगी x माइनस वाई यानी कि 6 से। तो देखो भाई ये जो पहले वाला पोर्शन है ये भी 6 से डिविजिबल है, और ये जो 6 की पावर 15 है ये तो 6 से डिविजिबल है ही है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि 6 से डिविजिबल है ये चीज़। लेकिन हमने यहीं पर नहीं रुकना है, ये तो मैंने सिर्फ एक टाइप की पेयरिंग की है, ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, वैसे इसमें डाउट आना नहीं चाहिए था आपको। अब जो हम दूसरी पेयरिंग करेंगे, पहले मैंने 13 के साथ 7 को लिया, अब मैं 13 के साथ एक बार 6 को लेना चाह रहा हूँ, यानी कि 13 की पावर 15 माइनस 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 15, एक बार इनको ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ये जो नंबर बन गया है ये भी इसी फॉर्म में बन गया है, और ये पक्का किससे डिविजिबल होगा, ये 13 माइनस 6 7 से पक्का डिविजिबल होगा। और ये जो अगला नंबर है, मतलब ये जो इस पूरे नंबर का पहला पोर्शन तो 7 से डिविजिबल है ही, ये जो अगला पोर्शन है ये भी 7 से डिविजिबल होगा, तो मतलब पूरा नंबर 7 से भी डिविजिबल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 7 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। अब एक और टाइप से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इसकी। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 13 रेज टू पावर 15, इस माइनस को ले लूँ कॉमन, तो मेरे पास आ गया 7 रेज टू पावर 15 माइनस 6 प्लस 6 रेज टू पावर 15, माइनस कॉमन ले लिया ना बाहर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में हो गई, x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n, जहाँ पर n ओड है, तो ये पक्का x प्लस वाई से डिविजिबल होगी। तो ये जो पोर्शन है नंबर का ये 7 प्लस 6 13 से डिविजिबल है, पहले वाला पोर्शन भी 13 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। तो मतलब कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर एक डाउट देखा है, आप इस डाउट को देखने आए हो, तो एक बार इस क्वेश्चन को और ट्राई कर लो जरा, ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो भाई ये जो n है ये किस चीज़ से डिविजिबल है ये हमने देखना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह, जो इससे पिछला क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको 3 ग्रुपिंग करके दिखाई है और उसके अंदर जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली वही यूज होगा। तो उसके बेस पर अब हम इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ग्रुपिंग करूंगा इन दोनों की। तो ये वाला नंबर 53 माइनस 32 इससे डिविजिबल होगा, तो यानी कि ये डिविजिबल हो जाएगा 21 से। तो पहले वाला पोर्शन 21 से डिविजिबल है, ये वाला पोर्शन भी 21 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है हमारे पास ये 21 से डिविजिबल होगा। अब मैं अगली ग्रुपिंग कर रहा हूं भाई आखिरी दो की। इनके अंदर मैंने माइनस को कॉमन लिया और अंदर मेरे पास बच गया ये। ठीक है, तो ये वाला नंबर उस फॉर्मेट में आ गया x रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n, जहां पर n ओड है तो ये पक्का x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। मतलब कि 32 प्लस 21 53 से पक्का डिविजिबल होगा, ये वाला जो पोर्शन है नंबर का वो। और ये वाला पोर्शन 53 से डिविजिबल है ही, तो मतलब ये नंबर जो है ये पूरा 53 से डिविजिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब की बार मैं ग्रुपिंग करने वाला हूं पहले इसकी और इसकी। ठीक है, तो देखो ये हो गया भाई 53 क्यूब माइनस 21 क्यूब माइनस 32 क्यूब, मैंने ऐसे लिख लिया। तो इन दोनों की ग्रुपिंग से पता चलता है कि 53 माइनस 21 32 से पक्का डिविजिबल है ये नंबर, और ये वाला पोर्शन भी 32 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 32 से भी डिविजिबल है। अब एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे दिए हैं वो एक बार देखते हैं जरा। देखो, एग्जामिनर ने बोला कि ये जो नंबर है ये 7 और 19 दोनों से डिविजिबल है, तो भाई ये नंबर 21 से डिविजिबल है, इसीलिए 7 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 19 से नहीं होगा भाई, 19 का नामो निशान नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये नंबर 16 से डिविजिबल है, 16 से चेक ही क्यों करेंगे, 19 से नहीं है हमें पता है, पहले चेक कर लिया। हटाओ इसको, जहाँ पर भी 19 आ गया हटाओ, इसको भी हटाओ, सिर्फ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। 19 से नहीं है ये तो हमें पता ही है। अब आपको पता है कि 7 से डिविजिबल है, तो 16 से डिविजिबल है ये कैसे पता चला, तो ये जो 32 है इसके अंदर एक 16 भी है। अगर नंबर 32 से डिविजिबल है तो 16 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। अब मैं आपको मिलने वाला हूँ जी कंसेप्ट लेक्चर 6 में।